लाइव पर 5 मिनट पहले जाना जरूरी है। बच्चे सब आएंगे आराम हाँ से। आराम से आते हैं ऐसे ही। चलो जी, कौन आ गया भाई? कोई तो आ गया। नहीं, एक बच्चा आ गया। आ गए, फटाफट आ गए आज तो, क्या बात है। भरत जी आ गए। भरत जी तो चलो। नीलू आ गई। नीलू बेटा कैसे हो? गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। दीक्षा, आवाज परफेक्ट है बेटा। दीक्षा आ गई है। कुशल चौहान कौन है भाई? ये कुशल चौहान। सृष्टि कह रही है गुड मॉर्निंग सर। नीलू गुड मॉर्निंग। अच्छा, कुशल चौहान कौन है? प्रशांत चौहान है क्या? दीक्षा कैसे हो बेटा? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी। आपका इंटरनेट ज्यादा यूज हो रहा है नीलू गूगल मीट पे? बट आप एक बार चेक करके आप देखना, क्योंकि मैं काफी टाइम से गूगल मीट पे क्लास ले रहा हूं बच्चों की। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। उल्टा जो आपका यूट्यूब लाइव होता है ना, उसमें ज्यादा नेट लगता है। गूगल मीट में नहीं, यूट्यूब लाइव पे ज्यादा लगता है। प्रशांत आ गया है। अटेंडेंस मार्क कर दो भाई ग्रुप में अपनी। प्रिया आ गई है। ये प्रिया का ही नंबर है ना, 855। यस सर, सब बढ़िया। आप कैसे हो बेटा? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त दीक्षा, बहुत जबरदस्त। प्रिया बेटा कैसे हो? आपसे तो बात ही नहीं हो पाती, क्या चल रहा है? सर उनके पास वाईफाई होगा शायद। ओके सर, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। गौरव भी आ गया, क्या बात है भाई। गौरव क्या हाल बेटा? नीलू प्रेजेंट। और मुझे ये बताओ बच्चों, सान्या प्रेजेंट, मुझे ये बताओ आप लोगों ने शेड्यूल बना रखा है नहीं बना रखा भाई पढ़ने का? डेली बेसिस पे अपना शेड्यूल बनाओ पढ़ने का, फिर जाके स्टूडेंट पढ़ाई होती है। पढ़ाई करने का शेड्यूल बनाओ, मजे करने का शेड्यूल बनाओ, एंटरटेनमेंट का शेड्यूल बनाओ, खाने का शेड्यूल, भाई सोने का शेड्यूल, हर चीज का शेड्यूल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अपना सारी चीजों का शेड्यूल बनाओ बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से बेटा। और आज मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज लेके आया हूं, बहुत जबरदस्त चीज। ये मैंने कल रात को बैठ के देखो नोट्स बनाए हैं, ठीक है जी। और नोट्स आप देख सकते हो। बाकी मैं चैप्टर दिखा देता हूं, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये रहा आपके सामने चैप्टर। आई थिंक ये नोट्स आपके पास होंगे, ये नोट्स आपके पास होंगे। तो एक बार ये नोट्स भी निकाल लो। और चैट बॉक्स में प्रज्ञा, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो?
अब रात को मानव का फोन आया था भाई मुझे, 9:27 पे मानव का फोन आया था, और मैं उस टाइम पे चार्ट बनाना स्टार्ट कर रहा था। ये उस टाइम पे मैं चार्ट बनाना स्टार्ट कर रहा था। 1 घंटे बाद प्रज्ञा का मैसेज आ गया था, प्रज्ञा का कोई डाउट था भाई। तो 12 बजे के बाद भी हम लोगों ने बच्चे का डाउट क्लियर किया है। और प्रज्ञा एक बार बताओ बेटा, डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अगर कोई भी बच्चा अगर व्हाट्सएप करता है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं आता है, तो कोई बात नहीं बेटा, विद इन 1 डे तो आपके पास रिस्पॉन्ड आ ही जाएगा, है ना। विद इन 1 डे आपके पास रिस्पॉन्ड आ ही जाएगा। बाकी टैक्स और JIGL की कोई बैकअप क्लासेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैकअप वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। हाँ जी, जिन बच्चों को बैकअप क्लासेस चाहिए होती हैं, जिनको बैकअप देखना होता है भाई, रिवीजन करनी होती है, पढ़ना होता है, रेखा प्रेजेंट। हाँ जी, कोई बैकअप क्लास? नो सर, नो प्रॉब्लम। नीलू कह रही है बहुत बढ़िया बेटा। प्रिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? टैक्स पढ़ने में, JIGL पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। और अपना शेड्यूल बनाओ भाई पढ़ने का, अपना शेड्यूल बनाओ बच्चों पढ़ने का। जब तक शेड्यूल नहीं बनेगा भाई मजा नहीं आएगा। प्रिया कह रही है मजा आ रहा है सर जी, क्या बात है भाई, जबरदस्त प्रिया। सिस्टी वर्मा जी को तो मजा आ ही रहा है भाई। टैक्स पढ़ने में ज्यादा मजा आता है नीलू को, क्या बात है बेटा। 80+ बेटा, 80+। इशिका जैन, सॉरी, मजा आ रहा है सर, वेरी गुड। तो बेटा ये हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 10 मिनट बाकी बच्चों का वेट कर लेते हैं। वैसे 15 के आसपास 15-16 बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। एक बार अपने नोट्स में ये निकाल लो, एक बार नोट्स में ये निकाल लो। चैप्टर नंबर 6 दोबारा से एक और बार आपको बता दूं, एक और चीज आपको बता देता हूं दोबारा से। चलो जी स्टार्ट करें। एक बार यस कर दो भाई, एक बार यस कर दो सारे बच्चे, लाइक कर दो, यस कर दो भाई साहब, फिर करते हैं स्टार्ट। देखो सुयश, कैसे हो यश? बढ़िया, तबीयत ठीक है बेटा? हेल्थ इज वेल्थ भाई, सबसे पहले हेल्थ की इंपॉर्टेंस है, हेल्थ सही होनी चाहिए। गौरव कह रहा है यस सर, यस सर, वेरी वेरी गुड, क्या बात है बेटा। तो मुझे बताओ स्टूडेंट किस चीज की क्लास है भाई? टैक्स लॉस की क्लास है भाई। और मुझे ये बता दो कि हमारे इनकम टैक्स के अंदर कितने हेड है भाई? इनकम टैक्स के अंदर हेड कितने, ये बता दो। सोर्स ऑफ इनकम कितनी है? 5 हेड है। प्रज्ञा का सबसे पहले जवाब आया हेड्स ऑफ इनकम। तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। नंबर 1, हाँ जी, पहला कौन सा है? सैलरी। नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 PGBP। नंबर 4 कैपिटल गेन, मेरा फेवरेट भाई, यहां अमीरों की टैक्सेशन सीखेंगे बेटा। एंड नंबर 5 एंड नॉट लिस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो वो टाइम आ गया है स्टूडेंट, वो टाइम आ गया है। हम लोगों ने सैलरी कर लिया है, हाउस प्रॉपर्टी कर लिया है, और आज हम अदर सोर्सेस करने जा रहे हैं। सबसे आसान हेड, सबसे इजी हेड है ये। इससे इजी भाई कोई हेड है ही नहीं, इससे इजी कोई हेड है ही नहीं। तो एक बार सारे बच्चे लिख दो सबसे आसान, सबसे इजी। और एक बार आज से ना जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सारे बच्चे जयकारा लगाएंगे, बोले साचे दरबार की जय, जय माता दी। आ गई जी बात समझ में? इससे क्या है ना, एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है। जब माता रानी का आप नाम लेंगे तो एक अलग ही मोटिवेशन आपके अंदर आएगी। जय माता रानी, सही बात है भाई, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो जय माता दी। घर पे जहां बैठे हो भाई साहब मुंह से आवाज आनी चाहिए, टाइप नहीं, मुंह से भी आवाज आनी चाहिए भाई साहब। मानव भी आ गया, क्या बात है, मानव बहुत बढ़िया भाई। हिमांशु गुप्ता, क्या बात है। जय श्री राम, सही बात है भाई साहब, जय श्री राम।
सबसे इजी चैप्टर है भाई साहब, सबसे इजी चैप्टर है। चैप्टर का नाम भी लिख दो सारे बच्चे, एक बार चैप्टर का नाम लिखेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई, आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सारे बच्चे। जोश देखो भाई साहब, सबके अंदर जोश है भाई। गौरव बहुत बढ़िया भाई। दीक्षा भाई साहब मुझे लग रहा है इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मयंक कुमार सिंह, क्या बात है भाई मयंक। प्रिया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो जी, सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाओ, सबसे पहले ये फॉर्मेट आपको बनाना होगा। देखो ये फॉर्मेट क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे पहली बात कि हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैसे कंप्यूट करेंगे। प्यार से मैं इसे IFOS बोलूंगा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैसे निकलेगी, जैसे आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली थी, तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो उसको क्या बोलते हैं भाई कि आपने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, इसका मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, गुप्ता जी गुड मॉर्निंग, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले आपने GAV निकाला था, फिर इसमें से दो चीजें आपने माइनस की थी, म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट, फिर आपके पास NAV आ गया था, और उसके बाद आपने फिर दो चीजें माइनस की थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन ली थी 30% NAV और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आ गई थी। हाँ जी, उसी तरीके से इसका भी फॉर्मेट है भाई, इसका भी फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्शन 56 के अंदर, कौन सा सेक्शन है भाई, सेक्शन 56 है, जिसके अंदर दो सेक्शन है, एक चार्जिंग सेक्शन है और एक स्पेसिफिक इनकम से। एक तरफ चार्जिंग सेक्शन है, एक तरफ स्पेसिफिक इनकम है। वो सारी इनकम अपने को ले लेनी है, वो सारी इनकम अपने को ले लेनी है। क्या बोलते हो भाई। फिर उसके बाद भाई माइनस करना है, अलाउंस को माइनस करेंगे भाई, जो कि सेक्शन 57 में बताए गए। तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो बताए गए हैं आपको अलाउड है, उन खर्चों की हमें डिडक्शन मिल जाएगी भाई, उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद भाई कुछ खर्चे हमारे डिसअलाउड हैं भाई, कुछ खर्चे हमारे क्या है भाई, डिसअलाउड हैं, उनको हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो डिसअलाउड है। अगर कोई खर्चा डिसअलाउड होगा तो ऐड हो जाएगा भाई। और डीम्ड इनकम है भाई, कुछ डीम्ड इनकम की बात करेंगे सेक्शन 59 के अंदर, और हमारी इनकम निकल के आ जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मुझे बताओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या करना है। सर सबसे पहले सेक्शन 56 लेना है। सेक्शन 56 के अंदर कितनी चीजें आएंगी, सेक्शन 56 में कितनी चीजें आएंगी बताओ। दो चीजें आएंगी, एक चार्जिंग सेक्शन वाली, एक स्पेसिफिक इनकम वाली। पढ़ेंगे बेटा इसको डिटेल में, इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद खर्चे की डिडक्शन मिलेगी, और कुछ खर्चे हमारे डिसअलाउड है, कुछ खर्चे हमारे क्या है बच्चों, डिसअलाउड हैं। ये मेरे साथ साथ आपको बोलना भी है। और सेक्शन 59 के अंदर हमने डीम्ड इनकम माना हुआ है, तो हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस निकल के आ जाएगा। मुझे सारे बच्चे बता दो समझ में आ गया या नहीं आ गया, और नोट कर लो तो डन कर देना भाई, नोट करते ही डन कर देना इसको। पूरे 2 से 3 घंटे लगे नोट्स बनाने में, और जबरदस्त नोट्स बना के लेके आया हूं, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं आपके लिए। देखो जबरदस्त, कति जहर नोट्स भाई। रितेश आ गया भाई, पीयूष आ गया, रोशन नहीं आया, क्या बात है आज। बाकी बच्चे भी भाई डन हो जाए तो डन कर दो। आ गया, रोशन भी आ गया, क्या बात है भाई। शेड्यूल बनाओ भाई पढ़ने का, अपना शेड्यूल बनाओ, पढ़ने का शेड्यूल बनाओ भाई, मस्ती करने का शेड्यूल बनाओ। मस्ती भी बहुत जरूरी है भाई, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, मस्ती के टाइम पे मस्ती। शेड्यूल बहुत जरूरी है। किस किस बच्चे ने भाई शेड्यूल बना रखा है पढ़ने का। हाँ जी,
शेड्यूल बना रखा है भाई पढ़ने का, मानव ने बना रखा भाई, बाकी बच्चे भी बना लो भाई। आकांक्षा कहां गई आज? आकांक्षा आ गई। गुड मॉर्निंग आकांक्षा, क्या हाल है बेटा? चल नोट हो गया, डन कर दो एक बार, जल्दी से डन कर दो भाई, डन डनाडन डन कर दो इसको। आज तो भाई अलग ही मजा आ जाएगा, बिल्कुल आसान चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर भाई साहब, बहुत ही इजी चैप्टर। चलो जी, सबसे पहले हमें कौन सा सेक्शन पढ़ना है? एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में कमेंट कर दो, सबसे पहले कौन सा सेक्शन पढ़ना है भाई? सबसे पहले कौन सा सेक्शन पढ़ना है? सेक्शन 56, यह आपकी बुक में लिखा हुआ है, यह आपकी बुक में लिखा हुआ है सेक्शन 56। और सेक्शन 56 किस चीज के रिगार्डिंग है भाई? सेक्शन 56 किस चीज के रिगार्डिंग है? सेक्शन 56 अगर प्रिसाइजली बात करूं तो सबसेक्शन 1, प्रिसाइजली बात करूं तो सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का, सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या था भाई? हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? सेक्शन 22। वेरी वेरी गुड। तो इशिका, जैन, नीलू बहुत बढ़िया बेटा, प्रज्ञा बहुत बढ़िया, गुप्ता जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सान्या बढ़िया, वर्मा जी बहुत बढ़िया। जैन साहब कहां गए आज? अच्छा जैन साहब ने पहले ही बता दिया। रेखा बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां पे चार्जिंग सेक्शन में कितनी कंडीशन है बताओ? चार्जिंग सेक्शन में कितनी कंडीशन है बताओ? हाँ जी, चार्जिंग सेक्शन में कितनी कंडीशन है बताओ? 3 कंडीशन है भाई। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन कहता है देयर मस्ट बी एन इनकम। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? इनकम होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या आ गई भाई? इनकम होनी चाहिए। अगर इनकम होगी तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर आएगी। अच्छा, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, ऑल, ये तीनों कंडीशंस क्या करनी है बेटा? सेटिस्फाई करनी है, ऑल। अब वो इनकम तो है पर वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। एग्जम्प्ट का मतलब क्या होता है? टैक्स माफ नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर जो टैक्स है वो माफ नहीं होना चाहिए। और पूरे इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम एग्जम्प्ट होती है वो कौन से सेक्शन में होती है? सेक्शन 10 में, 10 का दम। और भाई सेक्शन 13 कैपिटल ए। तो यहां पे बोल दिया सेक्शन 10 से लेके और सेक्शन 13 कैपिटल ए तक जितनी भी इनकम एग्जम्प्ट हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, वो यहां पे बोला है वो इनकम होनी चाहिए। तो अगर वो इनकम है और वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं है और वो इन 4 हेड में कवर नहीं है, वो इन 4 हेड के अंदर कवर नहीं है। कौन कौन से हेड है भाई? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन। अगर वो इन 4 हेड में कवर नहीं है तो जाके वो इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी? हाँ जी, तो जाके वो इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। कहां पे टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। आगे चलते हैं बेटा, सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 हो गया। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो हमें क्या पता लगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, IFOS। IFOS का मतलब क्या है भाई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके अंदर 2 हेड है भाई, सॉरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर 2 टाइप्स की इनकम है, 2 तरीके की इनकम है जिनको कवर किया गया। 2 तरीके की इनकम है जिनको क्या किया गया है भाई? कवर्ड किया गया है। एक इनकम तो कौन सी है भाई? जो सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 में आ गई। एक इनकम कौन सी है जो सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 के अंदर आ गई, और दूसरी इनकम कौन सी है जो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के अंदर आ रही है। जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 है, आपको पता ही है सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 क्या है? सारे बच्चे बता दो, सारे बच्चे बता दो, ये कौन सा सेक्शन है भाई? ये चार्जिंग सेक्शन है भाई।
ये चार्जिंग सेक्शन है भाई। तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर अगर आप 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो इनकम यहां पे टैक्सेबल होगी। जैसे एग्जांपल देखो, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं चार्जिंग सेक्शन का। आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, आपने लेट आउट कर दी। रेखा, आपकी हाउस प्रॉपर्टी है बेटा, आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया और सामने वाले बंदे ने उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? हाँ जी, सामने वाले बंदे ने उस प्रॉपर्टी को सब लेटिंग कर दिया। अगर आगे वो उस हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर देगा तो उस केस के अंदर ये इनकम कहां पे कवर होगी? हाँ जी, ये इनकम कहां पे कवर होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। ये इनकम कहां पे कवर होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो इसका मतलब कि यहां पे 2 इनकम आने वाली है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर कितनी इनकम आने वाली है बेटा? 2 इनकम आने वाली है। देखो ये चार्ट बहुत बड़ा था, ठीक है, तो कई जगह हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो, ढंग से विजिबल ना हो। जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम पे उसको मैं बड़ा कर दूंगा जिससे कि आपको विजिबल आए। प्लस क्लास के बाद ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लास के बाद ही, या अभी दे दूं? अभी दे देता हूं, चलो अभी दे देते हैं भाई, जिससे कि बच्चे साथ के साथ बना लें। तो अभी मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। और आज मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बिना बोले आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क की, बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ग्रुप में डाल दिए मैंने। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्या बता रहा है भाई? स्पेसिफिक इनकम को कवर कर रहा है। स्पेसिफिक का मतलब जो बोल दिया वो इनकम तो यहां पे आनी। तो मैं बोल सकता हूं ये डीम्ड है भाई। ये सेक्शन जो है ये डीम्ड है। ये कहता है ये इनकम तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर कवर होगी चाहे कुछ हो जाए। तो ये इनकम कहां पे कवर होगी भाई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। जैसे बात करते हैं भाई डिविडेंड, आज पूरा 1 घंटा लगेगा, डिविडेंड खत्म होगा। पूरा 1 घंटा लगेगा भाई, गिफ्ट खत्म होगा। दोनों मेरे फेवरेट हैं और ये कंप्लीट होने के बाद चैप्टर समझ लो 80% कंप्लीट है। डिविडेंड और गिफ्ट कंप्लीट होने से ये चैप्टर 80% कंप्लीट हो जाता है। तो सारे बच्चे मुझे बता दो, अगर डिविडेंड की इनकम होगी तो कौन से हेड में आएगी? अगर डिविडेंड की इनकम होगी तो कौन से हेड में आएगी? हाँ जी, डिविडेंड की इनकम कौन से हेड में आएगी? डिविडेंड की इनकम कौन से हेड में आएगी भाई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मानव क्या करते हो बेटा? ज्यादा दिमाग मत लगाओ। डिविडेंड की इनकम कहां कवर होनी है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। लॉटरी लग गई भाई, माला माल वीकली हो गए मानव, माला माल वीकली हो गए तुम, तो लॉटरी की इनकम कहां पे आएगी बेटा? प्रिया, लॉटरी की इनकम बेटा। अरे रेखा भी कह रही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्ते सर, नमस्ते। नए वाले बच्चे हाँ जी, गिफ्ट की इनकम कहां पे आएगी? गिफ्ट कहां पे आएगा? गिफ्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो बस भाई इतना सही चैप्टर है, इतना ही हम लोगों को सीखना है इसके अंदर, और हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सर एक बार डोर क्लोज कर देना जरा। चलो जी, स्टार्ट करें क्या फिर? हाँ जी, स्टार्ट करें हम लोग। यहां से चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा। सबसे पहले मैं आपको स्पेसिफिक इनकम करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको क्या करवाने वाला हूं? हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको क्या करवाने वाला हूं? सारे बच्चे बता दो मुझे।
स्पेसिफिक इनकम करवाने वाला हूं, जो कि कहां पे कवर है भाई, सेक्शन बताया था आपको मैंने, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको स्पेसिफिक इनकम करवाने वाला हूं और उसके अंदर मैं आपको डिविडेंड कराने वाला हूं। उसके अंदर मैं आपको क्या करवाने वाला हूं बच्चों, डिविडेंड। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करेंगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं। चैट बॉक्स में कमेंट कर दो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हाँ जी, डिविडेंड करने जा रहे हैं बेटा, डिविडेंड हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिविडेंड हम लोग करने जा रहे हैं। 1 मिनट। तो हम लोग यहां पे डिविडेंड करने जा रहे हैं बेटा, डिविडेंड। तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा डिविडेंड के बारे में, सभी को पता होगा डिविडेंड का मतलब क्या है। तो डिविडेंड इज द अमाउंट, डिविडेंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है भाई, अगर मैं डिविडेंड की बात करूं, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is distributed among shareholders. तो it is a part of profit which is distributed among shareholders. तो ये एक प्रॉफिट का पार्ट है और जो शेयर होल्डर के बीच में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। क्लियर है यहां तक, जल्दी से मुझे बता दो। फाइनेंस एक्ट 2020 हमारे एग्जाम के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट है? हाँ जी, एक बार हमारे एग्जाम का फाइनेंस एक्ट आप लोग बता दोगे। 2021। तो हमारे एग्जाम का जो भी बच्चा जून में एग्जाम देगा 2022 में, दिसंबर में एग्जाम देगा 2022 के अंदर, उसके एग्जाम के लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है वो 2021 एप्लीकेबल है। तो 2021 उसके लिए एप्लीकेबल है। तो फाइनेंस एक्ट 2020 में ही अमेंडमेंट आ गई थी, फाइनेंस एक्ट 2020 में ही अमेंडमेंट आ गई थी। और निर्मला सीतारमन जी, कौन है निर्मला सीतारमन जी? हाँ जी, ये लेडी कौन है भाई? कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है भाई? कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर है। और कहता है फाइनेंस एक्ट 2020 में ही, प्रायर मतलब कि 2020 में ही इन्होंने क्या कर दिया था भाई, 2020 में इन्होंने क्या कर दिया था कि जो सेक्शन है, मतलब कि मैं बोल सकता हूं फाइनेंस एक्ट 2021 से प्रायर, पहले 21 क्या 20 ही बोल लो, 20 में ही कर दिया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने कुछ सेक्शन है डिविडेंड के जो एबॉलिश करवा दिए थे। इन्होंने कुछ सेक्शंस को डिविडेंड के क्या करवा दिया था, एबॉलिश करवा दिया था। जैसे सेक्शन में इसलिए बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि ये सेक्शन एबॉलिश हो गए, अब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होते। तो बस आप सेक्शन नंबर याद कर लो या देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं भी करोगे तो कोई जरूरत नहीं है आज की डेट में। तो 115O, ठीक है जी, इसमें कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया करती थी, ठीक है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 के अंदर शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड क्या होता था बेटा, एग्जम्प्ट होता था, कोई टैक्स शेयर होल्डर को नहीं देना होता था। 115 BBDA मैं कहता था कि ये बड़े लोगों के लिए बनाया गया है, जिन लोगों को पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा का डिविडेंड मिलता था। तो जिन लोगों को पूरे साल में सारा मिला के उनकी जेब के अंदर अगर 10 लाख से ज्यादा का डिविडेंड आता था तो वो एक्स्ट्रा टैक्स पे करते थे, जो कि 10% होता था। और 115O 1A ये एक अलग कहानी थी, इंटर कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए था। मुझे बताओ क्या होल्डिंग को सब्सिडी कंपनी से डिविडेंड मिल सकता है? कैन होल्डिंग कंपनी रिसीव डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडी कंपनी? यस और नो? हाँ जी, आंसर इज यस और नो। क्या होल्डिंग को सब्सिडी से डिविडेंड मिल सकता है? जल्दी बताओ भाई।
कंपनी एक्ट पढ़ रहे हो ना बेटा, तो होल्डिंग को सब्सिडी से डिविडेंड मिल सकता है क्या? आंसर इज यस। और अगर होल्डिंग को सब्सिडी से डिविडेंड मिल सकता है तो उसके लिए भी एक प्रोविजन बनाया गया था टैक्स के अंदर। आ गई बात समझ में? बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग टैक्स के प्रोविजन की यहां पे बात करते हैं कि ये सेक्शन तो क्या हो गए बच्चों, एबॉलिश हो गए। याद रहे तो भी ठीक है, याद ना रहे तो भी ठीक है, क्योंकि अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहां से हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो डिविडेंड का मतलब इनकम टैक्स के अंदर लिया जा रहा है, ये 4.1 पैरा है यहां, ये 4.1 पैरा, उसके बाद 4.2 हम लोग पढ़ेंगे। तो जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है, जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है वो कहता है 2 डिविडेंड होते हैं। वो क्या कहता है? 2 डिविडेंड होते हैं। हाँ जी, कितने डिविडेंड बोले हैं उसने? कितने डिविडेंड बोले हैं बताओ? 2। पहला नॉर्मल डिविडेंड, दूसरा डीम डिविडेंड। नॉर्मल का मतलब भाई फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। नॉर्मल का मतलब कौन सा डिविडेंड है भाई? हाँ जी, नॉर्मल का मतलब कौन सा डिविडेंड है? फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, जो कि टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के हाथ में। टैक्सेबल कहां होगा? शेयर होल्डर के हाथ में। तो पहले क्या होता था भाई? ये एग्जम्प्ट होता था, पहले ये एग्जम्प्ट होता था। अब क्या कर दिया है? इसको टैक्सेबल कर दिया है शेयर होल्डर के हाथ में। अब इसको टैक्सेबल कर दिया है शेयर होल्डर के हाथ में। उसके बाद जो डीम डिविडेंड है वो भी टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के हाथ में। और ये टॉपिक स्टूडेंट 1 से 1.5 घंटा आपका ले जाएगा। 1 से 1.5 घंटे की एनालिसिस है इसके ऊपर। बस इतना सही हमको सीखना है, इतना सही हमको सीखना है। एक तरफ हमें नॉर्मल डिविडेंड के प्रोविजन सीखने हैं। नॉर्मल डिविडेंड के जो प्रोविजन है वो अंडर सेक्शन 56(2)(1) के अंदर बताए गए। तो पहले इस चार्ट को बना लो और डन कर दो। इसलिए मैंने आपको व्हाट्सएप किया है कि आप लोग अगर आपको क्लियरिटी नहीं आ रही या क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो वहां पे आप लोग अपने मोबाइल का यूज कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से चार्ट को देख सकते हैं। तो पहले ये चार्ट बना लो भाई। नोट्स देने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे, तो नोट्स तो आपको भी बनाने, नोट्स आपको भी बनाने हैं। पहले ये चार्ट बना लो और डन डनाडन डन कर दो भाई। आज टाइम से आए हो, मजा ही आ गया भाई। आज अब सारे बच्चे टाइम से आ गए, बहुत मजा आया भाई। और मैं तो हमेशा ही टाइम से आ जाता था, मैंने पहले ही आपको बताया। थोड़ा सा टेक्निकल जो भी है ये कनेक्ट करते रहते हैं, इसकी वजह से टाइम लगता है, अदरवाइज आपको पता ही है। लाइफ में डिसिप्लिन रहेगा तो भाई आगे बढ़ जाओगे। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डन डनाडन डन कर देना भाई। मानव डन, आकांक्षा डन, यश डन, नीलू डन, जैन डन, वर्मा जी डन, रितेश डन, प्रिया डन, सानिया डन, गौरव डन। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। मानव डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मयंक डन,
और भाई 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी की छुट्टी भी आ रही है, तो मैं टाइम भी मिल जाएगा पढ़ने का, तो बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करना। प्रज्ञा डन। चलो आगे बढ़े। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 56(2)(1) हम लोग सबसे पहले करेंगे। सेक्शन 56(2)(1) सबसे पहले हम लोग करेंगे। कहता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो तरीके से डिविडेंड की कहानी आपको समझाई गई। यहां पे फाइनेंस एक्ट 2020 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो अमेंडमेंट आई थी वो 2020 में आई थी, वो 2020 के अंदर आई थी। हमारे एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल है। इसका मतलब डीम्ड है कि जो पिछली जितनी भी अमेंडमेंट आ गई है वो सारी हमारे एग्जाम के लिए क्या है, गुप्ता जी, एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है? और अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट है इसलिए मैंने फाइनेंस एक्ट 2020 लिखा है। अगले साल से मैं ये भी नहीं लिखूंगा, अगले साल से मैं ये भी नहीं लिखूंगा। तो भाई क्या कहता है डिविडेंड के रिगार्डिंग? एक तरफ कंपनी डिविडेंड दे रही है, हाँ जी बताओ देने वाला कौन होगा, डिविडेंड कौन देगा बताओ। सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में, जो पार्टिसिपेट करेगा ना उसको बेटर वे में समझ में आएगा। डिविडेंड कौन पे करेगा? कंपनी डिविडेंड पे करेगी। भाई कौन सी कंपनी? ये जो डिविडेंड पे करने वाली है ये कौन सी कंपनी है? चाहे ये डोमेस्टिक हो, चाहे ये फॉरेन कंपनी हो, चाहे कोई बिजनेस ट्रस्ट हो, कोई भी हो भाई, कोई सी भी कंपनी हो, डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो, या कोई बिजनेस ट्रस्ट हो, कोई म्यूचुअल फंड हो। आ गई बात समझ में? कोई सी भी कंपनी हो बेटा। बेटा यहाँ पे कंपनी का मतलब, यहाँ पे कंपनी का मतलब सेक्शन 220 कंपनीज एक्ट नहीं लगता। कंपनी का मतलब यहाँ पे सेक्शन 220 नहीं लगता, यहाँ पे इनकम टैक्स का सेक्शन लगता है। यहाँ पे किसका सेक्शन लगता है? हाँ जी, कंपनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूं प्रज्ञा, जो कंपनी है वो सेक्शन 2 क्लॉज 17 में लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ठीक है ना। और फाइनल के अंदर आओगे तो कंपनी का टैक्सेशन आपको पढ़ाया जाएगा। तो सेक्शन 220 से बस 3 कम कर दो, बस 3 कम कर दो, बस आ गई बात समझ में। और 17 पे आ जाएगा आपका कंपनी इनकम टैक्स का। और कंपनीज एक्ट से ज्यादा वाइडर टर्म है, कंपनीज एक्ट से ज्यादा वाइडर टर्म है, आपको पता ही है। इनकम टैक्स के अंदर जो कंपनीज एक्ट ने कवर नहीं कर रखी वो सारी कंपनीज भी कंपनीज एक्ट ने क्या कर रखी है भाई, कवर कर रखी है। बात समझ में आ गई? क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर उस कंपनी को नहीं लिया गया जो फॉरेन कंपनी है। आपको पता होगा जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर फॉरेन कंपनी थोड़ी ना कवर है। कंपनी का मतलब जो कंपनी उसने बोला है वो कंपनी कौन सी है? जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया के अंदर, जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड कहां है? इंडिया के अंदर। तो यहां तो फॉरेन कंपनी को भी इंक्लूड किया है। और फॉरेन कंपनी आपको पता ही है कि वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट तो बाहर है पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? इंडिया है। तो यहां पे तो भाई कंपनी एज अ बॉडी कॉर्पोरेट भी लिया गया है इनकम टैक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स को भी कंपनी के अंदर लिया गया है, बिजनेस ट्रस्ट को भी कंपनीज के अंदर लिया गया। तो एक बहुत वाइडर यहां पे डेफिनेशन इनकम टैक्स के अंदर बना रखी। सीधी सिंपल सी बात, कोई भी कंपनी शेयर होल्डर को क्या पे कर रही है? डिविडेंड। अगर उसका नाम क्या है? डिविडेंड। अगर उसका नाम क्या है बच्चों? डिविडेंड है तो कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब मुझे बताओ पैसा किसको मिल रहा है? मुझे बताओ ये पैसे किसको मिल रहे हैं भाई? डिविडेंड का पैसा किसको मिल रहा है? बस मुझे इतना सा बता दो, डिविडेंड का पैसा किसको मिल रहा है? मुझे इतना सा बता दो। शेयर होल्डर को मिल रहा है। आकांक्षा, प्रज्ञा, जैन साहब, नीलू, रितेश, बहुत बढ़िया। रोशन क्या बात है बेटा, रिस्पॉन्ड करो जल्दी जल्दी बेटा। तो शेयर होल्डर को मिल रहा है। छापना नहीं अभी प्लीज, स्टॉप राइटिंग। ये वाला चार्ट बाद में बनाना, ये वाला चार्ट बाद में बनाना। पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन भाई यहां लेके आ जाओ अपनी स्क्रीन के ऊपर। कॉपी पेन सब कुछ छोड़ दो, कॉपी पेन भाई सब कुछ छोड़ दो, पूरा अपना कंसंट्रेशन स्क्रीन के ऊपर लेके आ जाओ भाई।
फुल। तो भाई बात करते हैं शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है? डिविडेंड इनकम आ रही है। डीआई का मतलब क्या है? डिविडेंड इनकम आ रही है। कहता है डिविडेंड इनकम शेल ऑलवेज बी टैक्सेबल। कहता है डिविडेंड इनकम हमेशा क्या होगी भाई? टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के हाथ में। हेड कौन सा रहेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कहता है वेदर शेयर्स आर हेल्ड एज कैपिटल एसेट। मुझे बताओ, जो मैंने शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स के अंदर पैसे लगा रखे हैं, या आप में से किसी ने शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स में पैसा लगा रखा है, या कोई थर्ड पर्सन है जिन लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं, तो वो शेयर्स उनकी एसेट है या नहीं है? मुझे बताओ, जिन लोगों ने भी शेयर्स में पैसा लगा रखा है, क्या वो शेयर्स उनकी एसेट है या नहीं? यस और नो? यस, यस, वेरी गुड, वेरी। तो उसको इनकम टैक्स में बोलते हैं कैपिटल एसेट। इनकम टैक्स में उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल एसेट। और जो ब्रोकर्स हैं भाई, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं जिन्होंने शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं, उनके लिए वो क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। तो जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं जिन्होंने शेयर्स में पैसा लगा रखा है, उनके लिए वो शेयर्स क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। चाहे चाहे आपके पास जो शेयर्स हैं, चाहे आपने एज अ कैपिटल एसेट हेल्ड किया है, चाहे आपने एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड कर रखा है, आपको क्या मिल रहा है? शेयर होल्डर को क्या रिसीव हो रहा है? मुझे बता दो। सारे बच्चे जोर से बोलो, शेयर होल्डर को क्या रिसीव हो रहा है? शेयर होल्डर को क्या रिसीव हो रहा है भाई? जोर से बोलो भाई। डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है। वेरी गुड यश, बहुत बढ़िया। तो शेयर होल्डर को मिल रहा है भाई मिठाई का डब्बा। मिठाई खाने को मिल रही है भाई, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा है। तो जो भी डिविडेंड उसको मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। इतना समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, इतना समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बता दो। इतना समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस, चलो अब यहां पे आओ, थोड़ा सा इधर आओ। अब यहां पे देखो, कंपनी के साथ क्या होने वाला है? शेयर होल्डर के हाथ में तो वो पैसा क्या हो गया भाई? टैक्सेबल हो गया। शेयर होल्डर के हाथ में वो पैसा टैक्सेबल हो गया। कंपनी को क्या करना है? उसके ऊपर टीडीएस काटना है। कंपनी उसके ऊपर क्या काटेगी भाई? टीडीएस। टीडीएस बोले तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम हुई है और उससे टैक्स काटा जाए। आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम हो रही है और उससे क्या डिडक्ट किया जाए? टैक्स डिडक्ट किया जाए। तो कंपनी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम शेयर होल्डर को पकड़ते रहेंगे, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शेयर होल्डर को पकड़ता रहेगा, तो शेयर होल्डर ऑल ओवर इंडिया स्कैटर्ड है और बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, और एक शेयर होल्डर ने एक कंपनी के शेयर नहीं ले रखे भाई, पता नहीं कितनी कंपनीज के शेयर होल्डर ले रखे हैं। तो उनका सुपरविजन करना, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सीधे हमने लगाम, घोड़े की लगाम किसके ऊपर लगा दी? कंपनी के ऊपर। कंपनी को बोला जो ये डिविडेंड की इनकम अर्न कर रहे हैं, जो भी इनको डिविडेंड की इनकम अर्न हो रही है, उसके ऊपर 10% टीडीएस लगा दो, उसके ऊपर 10% टीडीएस काट दो और इनको एक सर्टिफिकेट इशू कर दो। टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू कर दो कि इन्होंने इस डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स पे कर दिया है। तो कंपनी को बोला गया है कि इसके ऊपर 10% टीडीएस काटना है। सेक्शन कौन सा भाई? 194। तो रेजिडेंट के केस में 10% है, रेजिडेंट के केस में 10% है, और नॉन रेजिडेंट के केस में और फॉरेन कंपनी के केस में, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के केस में क्या रहेगा भाई? 20% रहेगा। तो नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के केस में कितना रहेगा भाई? 20% रहेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? चैट बॉक्स यस और नो। नीलू यस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इतना बना लोगे पहले? प्रज्ञा यस। पहले क्या करो, इतना चार्ट बना लो, पहले इतना चार्ट बना लो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। बनाने के बाद डन करो, बनाने के बाद डन करो भाई।
आकांक्षा डन, क्या बात है। बाकी के बच्चे भी डन करो भाई फटाफट। बाकी के बच्चे जल्दी से बताओ भाई। बाकी सारे बच्चों का डन हो गया है मुझे ऐसा लगता है भाई। यस जल्दी करो बेटा, 200 की स्पीड चलाओ, 200 की। सर कैपिटल एसेट वाला सेक्शन 2, हाँ बेटा यही हुआ था बेटा, वोडाफोन का 10,000 करोड़ का केस यही हुआ था प्रज्ञा। कैपिटल एसेट सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइन है। बाकी मेरा फेवरेट चैप्टर है, करेंगे। अमीर लोगों की टैक्सेशन सीखेंगे कैसे होती है, तो बात करेंगे इसकी। ठीक है जी, यस डन, वेरी गुड। चलो आगे चलें। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो डिविडेंड है उसके अंदर दो बातें हैं। डिविडेंड के अंदर दो बातें, एक तरफ कंपनी ने उसके ऊपर टीडीएस काटना है अगर वो रेजिडेंट को पे कर रही है 10%, और अगर वो नॉन रेजिडेंट को पे कर रही है तो 20% का टीडीएस काटना है। दूसरी तरफ जो भी शेयर होल्डर है उसके हाथ में ये पैसा टैक्सेबल होगा, चाहे वो शेयर्स कैपिटल एसेट है, चाहे वो शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड है। बस इतना सा क्रक्स था। उसके बाद देखो यहां पे बोलता है एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है भाई? कहता है नो टीडीएस, टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर डिविडेंड इनकम आई। किसको? शेयर होल्डर को। डिविडेंड किसको मिलेगा भाई? शेयर होल्डर को मिलेगा। और वो शेयर होल्डर कौन है भाई? इंडिविजुअल है। ये पहली कंडीशन है भाई कि वो शेयर होल्डर क्या है? इंडिविजुअल है। कितना डिविडेंड मिला भाई? दूसरी कंडीशन 5,000 रुपए। कितना डिविडेंड मिला भाई? 5,000 रुपए उसे डिविडेंड मिला। और तीसरी कंडीशन क्या है भाई? थ्रू एनी मोड अदर देन कैश, मतलब कैश में पे नहीं करना। अगर आपने कैश में 5,000 रुपए पे किया डिविडेंड तो भाई टीडीएस कट जाएगा। अगर आपने कैश में पे किया तो क्या हो जाएगा भाई? हाँ जी, अगर आपने कैश में पे किया तो क्या हो जाएगा? तो टीडीएस कट जाएगा भाई। तो अदर देन कैश वाला मोड होना चाहिए, अदर देन कैश मोड होना चाहिए। प्रैक्टिकली आज की डेट में बता दूं, क्योंकि मेरे पास तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, तो लिस्टेड कंपनीज हमेशा अकाउंट पे ही चेक, ठीक है जी, डीडी या ईसीएस, मतलब कि ऑनलाइन मोड पे ही पैसा ट्रांसफर करती हैं। तो किस मोड के अंदर ट्रांसफर करती हैं बेटा? ऑनलाइन मोड के अंदर ही पैसा ट्रांसफर करती हैं। तो अगर डिविडेंड की इनकम किसको हो रही है? शेयर होल्डर को। कौन सा शेयर होल्डर भाई? इंडिविजुअल। कौन सा शेयर होल्डर बेटा? इंडिविजुअल। तो उस केस के अंदर 5,000 रुपए तक अगर उसे डिविडेंड की इनकम आ रही है तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटने वाला। ठीक है जी। पर ये याद रहे कि कैश में पेमेंट नहीं होनी चाहिए। कैश में पेमेंट है भाई, टीडीएस कट जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? यस कर दो, समझ में आ गया। यस कर दो, समझ में आ गया भाई। अभी लिखना मत कुछ भी प्लीज, स्टॉप राइटिंग। हाँ, दूसरी एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन बता रहा हूं बेटा। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? डिविडेंड पेड। डिविडेंड जो आपने पे किया है वो किसको पे किया है भाई? एलआईसी को आपने पे किया है। आपने एलआईसी मतलब समझ गए ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को
तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप डिविडेंड पे करोगे, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप डिविडेंड पे करोगे तो नो टीडीएस। फिर भाई टीडीएस नहीं काटना है, फिर टीडीएस नहीं काटना है। कोई बच्चा लॉजिक बताएगा इसके पीछे, इसके पीछे लॉजिक क्या है? हाँ जी, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जो डिविडेंड है यहां पे बोला गया है कि अगर एलआईसी, जीआईसी या एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी को अगर डिविडेंड मिलता है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, टीडीएस नहीं काटा जाएगा। कोई बच्चा लॉजिक बता दे भाई। ये किताब के अंदर तो लॉजिक नहीं लिखा होगा, लॉजिक तो किताब के अंदर नहीं लिखा होगा, वेलफेयर के लिए है। हाँ जी, वेलफेयर कर रहे हैं तो भाई शेयर होल्डर जो इंडिविजुअल है उसका भी नहीं काटना था, जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं उसका आप क्यों काट रहे हो? 10%, मान लो मुझे डिविडेंड मिल रहा है साल का 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मुझे डिविडेंड आ रहा है, उसमें 10% क्या होगा भाई? टीडीएस कट जाएगा, तो 1 लाख रुपए तो टैक्स काट लेंगे भाई, 1 लाख रुपए टैक्स काट लेंगे। यहां इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनसे आप टीडीएस नहीं ले रहे, इनके ऊपर आप टीडीएस नहीं काट रहे। बहुत बड़ा लॉजिक होगा भाई इसके पीछे। ऑलरेडी जो ये कंपनीज हैं, और कंपनी ऑलरेडी कौन से स्लैब में आती है नालायकों? 30% के स्लैब में आती है ऑलरेडी कंपनीज की इनकम के ऊपर। अब डिविडेंड की जो है वो इनकम होगी एलआईसी की, जो डिविडेंड है क्या वो एलआईसी की इनकम होगी या नहीं होगी? और अगर एलआईसी की इनकम होगी तो एलआईसी उस इनकम के ऊपर कितना टैक्स पे करेगी बताओ? एलआईसी एक कंपनी है तो उस इनकम के ऊपर कितना टैक्स पे करेगी? फ्लैट रेट है ना बेटा, कंपनी के ऊपर फ्लैट रेट टैक्स लगता है, इंडिविजुअल के ऊपर तो स्लैब रेट लगता है बेटा, स्लैब रेट। तो क्या 30% वो लोग टैक्स पे करेंगे या नहीं करेंगे? तो ऑलरेडी उनकी पिटाई कर चुके हैं नीलू, ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी पिटाई कर चुके हैं, उनकी पिटाई ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी बात भाई, एक बात और है कि जो एलआईसी है, जो एलआईसी के अंदर पैसा लगा हुआ है, या जीआईसी के अंदर, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो किसका पैसा है भाई? पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। और पब्लिक ने जो पैसा लगा रखा है, मेनली पब्लिक ने क्या करवा रखे हैं भाई? इंश्योरेंस करवा रखे हैं अपने, मेनली पब्लिक ने अपना क्या करवा रखा है? इंश्योरेंस करवा रखा है। और वो इंश्योरेंस का जितना भी पैसा, आपको पता है जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जितना पैसा उनके पास इंश्योरेंस का आता है, जितना पैसा उनके पास प्रीमियम का आता है, वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तो लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? एक तो ये है ना कि भाई आपने पढ़ लिया, टीडीएस नहीं लगना, लॉजिक भी आपको बता दिया, तो फुल क्लियरिटी, फुल ट्रांसपेरेंसी आ जाती है भाई। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से मुझे बता दो समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में, चलो। अब सारे बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया, तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं? क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं? हाँ जी, एक चीज और ऐड करवा देता हूं, क्या शेयर होल्डर को इसके ऊपर टैक्स पे करना है? यस, शेयर होल्डर जो टैक्स पे करेगा वो किस रेट से पे करेगा? चलो सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ, शेयर होल्डर को डिविडेंड की इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल है, वो किस रेट से टैक्स पे करेगा? रेट क्या होगा भाई? इस डिविडेंड की इनकम के ऊपर रेट क्या होगा? कितने परसेंट वो यहां पे टैक्स देने वाला है? हाँ जी, शेयर होल्डर कितने परसेंट टैक्स देने वाला है? तो भाई हमें चेक करना होगा कि इंडिविजुअल को डिविडेंड मिला है क्या? हमें ये चेक करना होगा डिविडेंड मिला किसको। अगर डिविडेंड इंडिविजुअल को मिला है तो स्लैब रेट लगेगा भाई, फिर हम आपकी इनकम देखेंगे भाई किस स्लैब के अंदर आ रही है, उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपके ऊपर परसेंटेज लग जाएगी भाई, ठीक है। और अगर आप कंपनी हुए, वही वाली कहानी है भाई, क्या एक कंपनी को दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिल सकता है? यस। क्या एक एलएलपी को कंपनी से डिविडेंड मिल सकता है? यस। आ गई जी बात समझ में?
तो उस केस के अंदर कौन सा रेट लगेगा भाई? फ्लैट रेट। उस केस के अंदर लगेगा फ्लैट रेट। और कंपनी के केस के अंदर आपको पता है 30% का रेट लगता है। कंपनी के अंदर कौन सा रेट लगता है बेटा? 30% रेट लगता है। तो अब मुझे सारे बच्चे बता दो कि अगर इंडिविजुअल को डिविडेंड मिल रहा है तो रेट कौन सा होगा? इंडिविजुअल को अगर डिविडेंड मिल रहा है तो रेट कौन सा होगा? सारे बच्चे एक बार मुझे बता दो। हाँ जी, स्लैब रेट। नालायक कौन है ये? सिंह जी कह रहे 20%। स्लैब रेट लगेगा बेटा, स्लैब रेट। देने वाला कौन है? कंपनी है। कंपनी ने उसके ऊपर टीडीएस काटना है। मिलेगा किसको? शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को अलग, शेयर होल्डर के लिए वो इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। और जब वो इनकम मान ली जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर, तो उस केस के अंदर वो उस इनकम के ऊपर स्लैब रेट से टैक्स पे करेगा। बात समझ में आ रही है? अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आप लोग जवाब बता पाते हैं या नहीं। चलो जी, सारे मुझे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे मुझे एक चीज बताएंगे। क्या बताएंगे सर? लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, ABC लिमिटेड एक कंपनी है भाई, और ये दे रही है डिविडेंड। ये क्या कर रही है भाई? डिविडेंड दे रही है। इसने डिविडेंड दिया। इसने क्या किया भाई? डिविडेंड दिया। कितना डिविडेंड दिया? मान लो 1,80,000 रुपए कर लो। 1,80,000 रुपए का क्या किया? इसने डिविडेंड दिया। आपको बताना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर कितनी इनकम मानी चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कितनी इनकम लोगे? तो भाई डिविडेंड, ABC लिमिटेड ने डिविडेंड दिया है 1,80,000 रुपए मिस्टर आर को। मिस्टर आर को आपको बताना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कितनी इनकम लेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर कितनी इनकम लोगे, कितनी इनकम टैक्सेबल करोगे। सीधे ये भी बोल सकते हो कितनी इनकम टैक्सेबल करोगे। हाँ जी, चैट बॉक्स में देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले जवाब बताता है भाई। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है? 1,80,000। आपको बताना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर क्या डिविडेंड मिस्टर आर के हाथ में टैक्सेबल होगा। आंसर इज यस। भाई टैक्सेबल तो होना है। कितना पैसा टैक्सेबल होगा? कितना पैसा टैक्सेबल होगा? बताओ मुझे, कितना पैसा टैक्सेबल होगा? रोशन कह रहा है 9,000 रुपए। भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? तुम्हारी मैथ बहुत वीक है भाई, सबकी मैथ हिली पड़ी है। मुझे बताओ कितने बच्चे इनकी मैथ बहुत वीक है भाई। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, लोग चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद, कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद भी भाई कई ऐसे लोग हैं जो टैक्सेशन को हाथ नहीं लगाते। प्रज्ञा कह रही सर मेरी वीक है, तो टैक्सेशन को हाथ नहीं लगाते, आपको पता होगा। और आसानी से भाई कोई टीचर भी है, एज अ टीचर भी कोई टैक्स नहीं पढ़ाता भाई। फिर चाहे CA हो, CS हो, CMA हो, LLB कर रखी हो, कुछ कर रखा हो भाई, वो टैक्स नहीं पढ़ाएगा भाई। क्योंकि भाई टैक्स पढ़ाने के लिए ना मैथमेटिकली भी थोड़ा सा दिमाग का यूज होता है। खुराफाती दिमाग चाहिए, सीधी सी बात है भाई। गौरव, आपका एग्जाम्पल लेते हैं। तो गौरव मुझे बताओ तुम्हें कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है? गौरव आप मुझे बताओ कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया कितना है? यहां पे दो बातें होंगी बच्चों, यहां पे दो बातें होंगी। एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ शेयर होल्डर है। एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ शेयर होल्डर है। भाई यहां पे 2 वे कम्युनिकेशन होगा। अब गौरव, बाकी सारे बच्चों को भी पार्टिसिपेट करना है, पर गौरव यहां पे 2 वे कम्युनिकेशन होगा बेटा। क्या डिविडेंड शेयर होल्डर को मिला है? आंसर इज यस। क्या ये डिविडेंड टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, ये डिविडेंड टैक्सेबल होगा। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिला है?
शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिला है। मैंने साफ साफ लिखा है 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपीज। कहीं आप लोगों ने पढ़ने में मिस्टेक तो नहीं कर दी? 1,80,000 रुपए लिखा है भाई ये, तो 1,80,000 रुपए शेयर होल्डर को ये डिविडेंड मिला है। क्लियर है यहां तक सभी को? क्या कंपनी को इसके ऊपर टीडीएस काटना है एट द रेट 10%? क्या कंपनी इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेगी? यस और नो? कंपनी टीडीएस काटेगी या नहीं काटेगी? बता दो। नीलू बताओ बेटा, कंपनी टीडीएस काटेगी या नहीं? वर्मा जी यस, वेरी वेरी गुड, कंपनी टीडीएस काटेगी भाई 10%। मुझे ये बताओ, जब कंपनी ने पैसा दिया होगा तो टीडीएस काट के दिया होगा? यस और नो? टीडीएस डिडक्ट करके दिया होगा? यस और नो? बस इतना बता दो, टीडीएस डिडक्ट करके दिया होगा? यस और नो? आंसर इज यस, टीडीएस डिडक्ट करके दिया होगा। एक फेक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो कोई 100 रुपए की चीज है और मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूं। एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मैं कह रहा हूं 100 रुपए की चीज है, कॉस्ट 100 रुपीज है उस चीज की, और मैं तुम्हें 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो मैंने वो तुम्हें कितने में दी? वो चीज 90 रुपए में। मैंने वो चीज तुम्हें कितने में दे दी? 90 रुपीज के अंदर। यस और नो? यस बेटा। उसी तरीके से यहां पे देखोगे तो ये 1,80,000 रुपए जो है, जो ये 1,80,000 रुपए जो डिविडेंड इनकम है, क्या इसके ऊपर टीडीएस काटा जा चुका है? हां जी, क्या टीडीएस इसके ऊपर डिडक्ट हो चुका है? आंसर इज यस। इसका मतलब कि भाई अगर 100 रुपए का डिविडेंड रहा होगा तो 10 रुपए उसके ऊपर टीडीएस कट गया होगा। अगर 100 रुपए का डिविडेंड रहा होगा तो 10 रुपए उसके ऊपर टीडीएस कट गया होगा। 10 रुपए टीडीएस कटेगा, 100 रुपए का डिविडेंड होगा। 100 रुपए का क्या होगा भाई? डिविडेंड होगा, तो 10 रुपए उसके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। इसका मतलब जो आपको मिलेगा वो 90% मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? 90% पैसा मिलेगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पैसा मिला है ये 90% पैसा रिसीव हुआ है? क्या मैं बोल सकता हूं ये जो पैसा शेयर होल्डर को मिला है वो 90% पैसा रिसीव हुआ है? तो भाई इसे 100% बनाएंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि डिविडेंड की ग्रॉस इनकम कितनी हुई होगी। तो मैं ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये कितना निकल के आ जाएगा भाई? 9 2 18, 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए निकल जाएगा और ये मेरी डिविडेंड इनकम माना जाएगा। और ये जो मैंने 2 लाख निकाला है, इनकम टैक्स में इसको बोलते हैं ग्रॉसिंग अप। इनकम टैक्स में इसको बोलते हैं ग्रॉसिंग अप, क्योंकि मुझे नेट इनकम बता रखी थी। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा नेट माना जाएगा। ये मैं अभी चार्ट बनवा दूंगा, घबराओ मत। पर क्या ये चीज आपको भी बट ऑब्वियस पता होनी चाहिए थी कि जो कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, और मैंने बोला था कि वो टीडीएस काट के देगी, भाई मैंने बोला था वो टीडीएस काट के देगी, मैंने बोला था। तो इसका मतलब कि जो शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया गया उसमें टीडीएस काट लिया है, तो जो पैसा मिला है भाई वो नेट मिला है। और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर आएगी वो आएगी ग्रॉसिंग अप इनकम। वो कौन सी इनकम आएगी? ग्रॉसिंग अप इनकम आएगी, क्योंकि हमें डिविडेंड की इनकम लेनी है। और जो इसके ऊपर हमने कितना टीडीएस पे कर दिया भाई? 20,000 रुपए का जो हम टीडीएस पे कर चुके हैं, एक तरीके से हम लोग एडवांस में टैक्स दे चुके हैं। तो जब आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, जब आप अपनी टोटल इनकम के ऊपर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग, जब आप अपनी टोटल इनकम के ऊपर टैक्स पे करोगे, तो अगर मान लो कि आपका टैक्स बन गया 50,000 रुपए का, आपकी टैक्स लायबिलिटी कितने की आ गई? 50,000 की। ऑलरेडी आप 20,000 रुपए का आपके पास टीडीएस सर्टिफिकेट है, तो 20,000 रुपए इसमें से लेस हो जाएगा और अब आपको ओनली 30,000 रुपीज का टैक्स पे करना होगा। साल के आखिरी में 30,000 रुपए का आपको पास टैक्स देना होगा। तो ये 20,000 रुपए का टीडीएस क्या होना है, ये समझ में आया? 2 लाख रुपए समझ में आया? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ।
जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ। इसीलिए मैं स्टूडेंट कह रहा हूं आपको कि भाई टैक्स जो है, पढ़ना और पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। टैक्स पढ़ना और पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहां पे स्टूडेंट आप एक बहुत हाई लेवल पे चीजों को सीख रहे हैं। इतनी चीजें क्वालिफाइड लोगों को नहीं पता है, क्योंकि क्वालिफाइड लोग, हर कोई बंदा, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, हर कोई बंदा टैक्सेशन के अंदर थोड़ी ना घुसा हुआ है। और अगर उसके ऑफिस में टैक्सेशन का काम हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसको टैक्स आता है। वो तो अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहा है भाई, वो तो अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहा है। और ऐसा बेटा जब जीएसटी आया था तो हुआ था ऐसा, बच्चों को ज्यादा नॉलेज हो गई थी जीएसटी की, क्योंकि बच्चे क्लासेस में पढ़ रहे थे और वो बंदा 40 साल की प्रैक्टिस हो गई है बेटा, 40 साल की। तो अब तो वो जीएसटी बैठ के पढ़ने वाला नहीं है, तो वो सारा काम अपना किससे करवाएगा? उस स्टूडेंट से ही करवाएगा, बच्चे से ही करवाएगा जो क्लासेस ले रहा है, क्योंकि उसके पास जो नॉलेज है भाई वो सागर है, महासागर है भाई। मजा आया या नहीं आया जल्दी से मुझे बता दो और लिख दो कि मजा आ गया। जल्दी से बता दो भाई, मजा आ गया या नहीं आ गया। तो एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और दे दूं, ये लिख लिया। आगे चलें, आगे चलें तो यस कर दो भाई, आगे चलना है यस कर दो जल्दी से। दीक्षा यस, जैन साहब यस, प्रज्ञा यस, वर्मा जी यस, मयंक यस, गुप्ता जी यस, सान्या यस, आकांक्षा यस, अभिजीत क्या हाल बेटा? बहुत बढ़िया, ट्रिपल यस, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि मुझे अपनी इनकम निकालनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबसे पहले मुझे सेक्शन 56 की इनकम लेनी होगी। सेक्शन 56 के अंदर दो इनकम आएंगी, सब सेक्शन 1 वाली, सब सेक्शन 2 वाली आएंगी भाई, दो इनकम यहां पे आनी है। क्या डिविडेंड की इनकम आएगी या नहीं आएगी? आंसर इज यस। तो कौन सी इनकम लेनी है भाई? डिविडेंड की ग्रॉस अप इनकम लेनी है। तो ग्रॉस अप इनकम कितनी निकली थी भाई? 2 लाख रुपए। तो ये मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर डिविडेंड की इनकम ले ली। उसके बाद मैंने आपको बताया लेस करोगे आप। लेस क्या करना है भाई? जो आपको डिडक्शन मिलनी है वो आपने लेस करना है। तो खर्चों की डिडक्शन मिलेगी, अगर वो अलाउड होगा भाई तो उसकी हम डिडक्शन ले लेंगे। फिर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो डिसअलाउड है, कुछ खर्चे ऐसे हैं भाई डिसअलाउड हैं, उनको हम ऐड कर देंगे भाई, प्लस कर देंगे। मैंने फॉर्मेट में बताया था, उनको हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना। फिर एक चीज और रह गई बस, जो अंडर सेक्शन 59 लिख देता हूं, वो इनकम भी हमें प्लस करनी है, डीम्ड इनकम। और फिर हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद क्या होगा अगर बात करें तो सर हमारे पास क्या होगा? इसके बाद आपके पास जीटीआई निकलेगा भाई, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगी। उसमें आपको पता है डिडक्शन माइनस करनी है भाई, डिडक्शन मिलती है। फिर हमारे पास टोटल इनकम आती है, और इस टोटल इनकम के ऊपर अगर ये बंदा इंडिविजुअल है तो क्या लगाओगे? अगर ये बंदा इंडिविजुअल है तो क्या लगेगा भाई? स्लैब रेट। अगर ये बंदा इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट लगेगा, अगर ये बंदा इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट लगेगा। तो ये सारा प्रोसेस आप लोगों को पता है या नहीं? हाँ जी सर पता है। जिसको नहीं पता भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर ये प्रोसेस नहीं पता है घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जो नया बच्चा है अगर उसको नहीं पता है मुझे व्हाट्सएप करे भाई, मैं एक वीडियो दूंगा आपको, उससे आपको ये चीज भी समझ में आने लग जाएगी। चलो जी, एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दूं, बोलो क्या कहते हो? कति जहर क्वेश्चन दे दूं तुम्हें? कति जहर, चलो जी लो 2। तो अगेन एबीसी लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है भाई? डिविडेंड दे रही है। और इस बार ये कंपनी जो डिविडेंड है वो किसको दे रही है? 3 लोगों को ये डिविडेंड दे रही है। पहला मिस्टर आर को डिविडेंड दे रही है, ठीक है जी। दूसरा मिस्टर
ए को डिविडेंड दे रही है, और तीसरा भाई LIC को डिविडेंड दे रही है। तीसरा जो डिविडेंड है वो LIC को है भाई। तो अब मुझे ये बताओ, इसको डिविडेंड दिया कितने का कर लें भाई? ₹90,000 का डिविडेंड, ठीक है। इसको डिविडेंड दिया भाई 5,000 रुपये का, और इसको डिविडेंड दे दिया 10 करोड़ का। आपको सबके हाथ में टैक्सेबिलिटी बतानी है, आपको सभी के हाथ में टैक्सेबिलिटी बतानी है। क्या टैक्सेबिलिटी होगी? जल्दी से करो। आपको सभी के हाथ में टैक्सेबिलिटी बतानी है, जल्दी से करो। मिस्टर आर के हाथ में क्या होगा? मिस्टर ए के हाथ में क्या होने वाला है? LIC की जो कंपनी है उसके हाथ में क्या होने वाला है? टैक्सेबिलिटी बतानी है भाई। मिस्टर आर का बताओ। चलो, मिस्टर आर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बताओ भाई। मिस्टर आर की तो अगर मिस्टर आर की बात करेंगे तो भाई दो बातें हो जाएंगी। एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ कौन है भाई? शेयर होल्डर। क्या कंपनी TDS काटेगी? आंसर इज यस। कितना TDS काटेगी भाई? 10%। कंपनी कितना TDS डिडक्ट करेगी? 10%। तो कंपनी ने 90,000 के ऊपर 10% TDS काटा होगा। तो यहाँ पे ग्रॉसिंग अप करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ग्रॉसिंग अप करने के बाद 1 लाख रुपए डिविडेंड इनकम हो जाएगी। 1 लाख रुपए डिविडेंड इनकम हो जाएगी। नीलू और दीक्षा, सबसे पहले क्या बात है बेटा, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। हाँ, आज कोई दिक्कत नहीं है। कल करेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैं क्या करूंगा, हाँ जी बताओ, सारे बच्चे बता दो मुझे प्लीज। दीक्षा ने बता दिया, नीलू ने बता दिया, मयंक कुमार, बहुत बढ़िया बेटा, जबरदस्त, बोलो जी। सारे बच्चों का आ गया या नहीं आ गया भाई? सारे बच्चों का आ गया या नहीं आ गया भाई? यस सर। मिस्टर ए का बताओ भाई क्या होगा? मिस्टर ए का बताओ क्या होगा? मिस्टर ए का टीडीएस काटेगी कंपनी?
क्या मिस्टर ए के केस में कंपनी टीडीएस काटेगी? बस इतना बता दो, मिस्टर ए के केस में क्या कंपनी टीडीएस काटेगी? आंसर इज नो। क्यों भाई? टीडीएस क्यों नहीं काटेगी भाई, बताओ, टीडीएस क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि भाई 5,000 रुपए का डिविडेंड दिया है, इसलिए टीडीएस नहीं कटेगा। सर आपने बताया था सर, एक्सेप्शन है, टीडीएस नहीं कटेगा। 5,000 रुपए तक में टीडीएस कटता ही नहीं भाई। आ गई बात समझ में? तो 5,000 रुपए में कोई टीडीएस नहीं। बेटा एग्जम्प्ट नहीं बोलेंगे इसको, रोशन, इसको एग्जम्प्ट नहीं बोलेंगे, बस सीधे 5,000 पे टीडीएस नहीं काटा गया है बेटा। 5,000 पे बोला गया, टीडीएस नहीं कटेगा। एग्जम्प्ट तो होता है टैक्स माफ कर दिया आपका, माफ थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पे, बस टैक्स नहीं काट रहे यहाँ पे टैक्स नहीं काट रहे। इनकम क्या होगी मिस्टर ए की? टीडीएस तो नहीं कटा, देखो मिस्टर ए का टीडीएस तो नहीं काटा गया। ये कई बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं पहले ही बता दूं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर डिविडेंड की इनकम क्या लिखोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर डिविडेंड की इनकम क्या लिखोगे बताओ? ये कई बच्चों को समझ में नहीं आता है भाई। डिविडेंड की इनकम नहीं मानी जाएगी, पर इनकम तो होगी ना उसकी। डिविडेंड की इनकम नहीं मानी जाएगी रोशन, पर इनकम तो होगी ना। इनकम कितनी होगी बेटा? इनकम 5,000 रुपए। वेरी वेरी गुड दीक्षा, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो 5,000 रुपए की इनकम होगी। इसीलिए रोशन बेटा एग्जम्प्ट नहीं बोलना है, ये टैक्स के प्रोविजन है गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। जैसे मिस्टर ए थे, मिस्टर ए की इनकम कितनी हुई थी भाई? 1 लाख। मिस्टर ए की इनकम कितनी हुई थी? 1 लाख, जबकि मिला कितना था? 90,000 रुपीस मिला था, जबकि उनको मिला 90,000 था, पर इनकम हमने कितनी मानी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 1 लाख की। जो मिस्टर ए है, टीडीएस नहीं काटा गया भाई, पर इनकम हमने कितनी ली? 5,000 रुपए। इनकम हम लोगों ने कितनी ली? 5,000 रुपए। तो हम लोगों ने इनकम कितनी ली इनकी? 5,000 रुपए। हाँ जी, हम लोगों ने इनकम कितनी ली इन लोगों की? 5,000 रुपए। बात समझ में आ रही? कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो भाई। यश को आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। रोशन बहुत बढ़िया, रोशन का क्लियर है भाई, डाउट क्लियर? सारे बच्चों को आ गया भाई, सारे बच्चों को आ गया। इंटरेस्टिंग है या नहीं है चैप्टर बताओ? सिंपल है, आसान है बिल्कुल भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन है, पर मुझे बताओ इंटरेस्टिंग है या नहीं है भाई? और ये जो LIC को 10 करोड़ का डिविडेंड मिला है, इसका क्या होगा भाई? LIC को जो 10 करोड़ का डिविडेंड मिला है, टैक्स ही पूरा इंटरेस्टिंग है सर, वेरी गुड। मुझे बताओ नीलू, जो LIC को डिविडेंड मिला है 10 करोड़ का, इसका क्या होगा? बच्चा कह रहा है इस पे भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या LIC कंपनी की इनकम मानी जाएगी? क्या LIC कंपनी की डिविडेंड की इनकम मानी जाएगी 10 करोड़? आंसर इज यस, LIC कंपनी की इनकम मानी जाएगी। कितनी इनकम मानी जाएगी भाई? बेटा 10 करोड़ की इनकम मानी जाएगी। वेरी वेरी गुड। चलो जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों को प्रोविजन क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये दोनों बातें सीख ली, हमने ये दोनों बातें सीख ली। एक बार इस वाले नोट पे आ जाते हैं। अब आप आ जाओ, इस वाले नोट को पढ़ते हैं बेटा। क्या नोट है? ये वाला नोट, ये वाला नोट पढ़ना है, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाला नोट पढ़ेंगे हम लोग। क्या नोट है भाई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर अभी आप लोगों ने इनकम ले ली, अभी आप लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर शेयर होल्डर की इनकम ले ली, टैक्सेबल कर दिया डिविडेंड की इनकम को 1 लाख रुपए। और कितना टीडीएस कटा था भाई इसमें? 10,000 रुपए का टीडीएस कटा हुआ था। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब भाई सेक्शन 57 में क्या खर्चे की डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? मुझे बता।
क्या खर्चे की डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? आंसर इज यस, खर्चे की डिडक्शन मिलेगी। कहता है एक्सपेंस शेल नॉट अलाउड एज डिडक्शन, कहता है खर्चे की डिडक्शन मिलेगी नहीं। बताओ, बेड़ा गर्क। लॉ मेकर ने तुम्हें क्या लड्डू दिखाया और लड्डू छीन लिया भाई तुमसे। वो कह रहा है खर्चे की डिडक्शन मिलेगी नहीं, पर यहां पे एक बट है, BUT बट है। क्या नाम है दीपक जी, ये बंद कर दो जरा, डोर क्लोज कर दो। उसने बोल दिया अदर देन इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी भाई, अदर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई खर्चा है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलने वाली। अब आप कहोगे सर इंटरेस्ट की डिडक्शन दे रहा है, इंटरेस्ट का मतलब क्या कि तुमने भाई साहब मार्केट के अंदर तुमने जो शेयर्स खरीदे हैं मार्केट में, उसके लिए तुमने लोन लिया हुआ है। तुमने मार्केट में जो क्या किया है भाई, शेयर खरीदे हैं, उसके लिए तुमने क्या लिया है, लोन लिया है। किससे लोन लिया है भाई तुमने? बैंक से लोन ले रखा है। बैंक से लोन लिया है तो क्या बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे? आंसर इज यस। क्या इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज यस। तो जो इंटरेस्ट का खर्चा है उसकी डिडक्शन मिलनी है। उसके अलावा जो खर्चा है, जो आप कमीशन पे कर रहे हो, मान लो बैंक को आप कोई कमीशन पे कर रहे हो, आपको करोड़ों रुपए का डिविडेंड मिलता होगा भाई, आप मुकेश अंबानी हो भाई, करोड़ों रुपए का डिविडेंड आता है, तो बैंक आपसे कमीशन चार्जेस लेता है उस डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, या बैंक ने अपने कलेक्शन चार्जेस लगा रखे हैं, तो उन खर्चों की आपको डिडक्शन नहीं मिलनी। ओनली आपको डिडक्शन किसकी मिलनी है? इंटरेस्ट की। अगर आपने शेयर्स को खरीदने के लिए क्या लिया हो? लोन। अगर आपने शेयर्स को खरीदने के लिए लोन लिया है तो केवल उस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिलेगी। कितनी डिडक्शन मिलेगी बच्चों? जितना आपका एक्चुअल खर्चा है उतनी डिडक्शन, या 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। अभी हमारे एग्जाम्पल में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर मेरी डिविडेंड की इनकम कितनी थी? 1 लाख। तो मेरी डिविडेंड की इनकम 1 लाख थी। 1 लाख का 20% कितना? 1 लाख का 20% कितना? भाई जल्दी बताया करो ना, 1 लाख का 20% कितना? ये बनाना नहीं, अभी नोट मत करो, बताओ यहां पे। सर 20,000 रुपए। तो भाई 20% हो गया डिविडेंड इनकम का। आफ्टर ग्रॉसिंग अप करने के बाद डिविडेंड इनकम लेनी है तो 20,000 रुपए हो गया। और एक्चुअल में आपका जो इंटरेस्ट का खर्चा है, एक्चुअल में आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? मान लो एक्चुअल में मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं 30,000 रुपए। एक्चुअल जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो 30,000 रुपए पे कर रहा हूं, पूरे सालाना, पूरे साल की बात कर रहा हूं। तो विच एवर इज लोअर? हाँ जी, विच एवर इज लोअर? 20,000 रुपए। विच एवर इज लोअर? 20,000 रुपए। क्या मुझे 20,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? क्या मुझे 20,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी या नहीं? इसका एक क्वेश्चन देखो प्रैक्टिकल, जल्दी से देखो। एग्जाम्पल 3, ABC लिमिटेड एक कंपनी है, डिविडेंड दे रही है। पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, मिस्टर आर को डिविडेंड कितना दिया भाई? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए डिविडेंड दिया। मिस्टर आर इंटरेस्ट पे कर रहा है, एक बैंक से उसने क्या कर रखा है? लोन ले रखा है, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है भाई, इंटरेस्ट पे कर रहा है भाई 25,000 रुपए। इंटरेस्ट पे कर रहा है भाई 25,000 रुपए। आपको बताना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर कितना पैसा टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर कितना पैसा टैक्सेबल होगा? चलो जी मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले 1 लाख रुपए डिविडेंड जो मिला है मिस्टर आर को, क्या उसे जो 1 लाख रुपए मिल गया डिविडेंड, तो भाई इसे तो ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। थोड़ा सा ना एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, इसे 90,000 रुपए कर लो। हाँ नहीं 1 लाख रुपए सही है, सॉरी 1 लाख रुपए सही है क्या? नहीं 90,000 रुपए करेंगे तो सही रहेगा ना। 90,000 रुपीज करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि जो डिविडेंड मिला होगा वो भाई नेट मिला होगा। जो डिविडेंड मिला होगा वो नेट मिला होगा। सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक हो गया। तो इसको पहले ग्रॉसिंग अप करूंगा, और ग्रॉसिंग अप जब करूंगा तो 90,000 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 90 हो जाएगा भाई ग्रॉसिंग अप करने के लिए, तो ये 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो मेरी जो इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर, जो मेरी इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर, वो कितनी हो जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर इनकम कितनी हो जाएगी मेरी? अब बताओ,
अब बताओ मेरी डिविडेंड की इनकम कितनी हो जाएगी, जो पूछ रहा हूं बस वो बताओ, डिविडेंड की इनकम कितनी हो जाएगी बस ये बता दो। तो ये अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में टैक्सेबल हो गया मेरा 1,00,000 रुपए। उसके बाद मुझे डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 57। क्या यहां पे मुझे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, यस और नो? क्या मुझे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, यस और नो? यस। कितनी मिलेगी भाई इंटरेस्ट की डिडक्शन? जितना एक्चुअल मेरा खर्चा है वो, और 20% मेरी डिविडेंड की इनकम विच एवर इज लोअर। इन दोनों में जो विच एवर इज लोअर होगा उसकी मुझे डिडक्शन मिलनी है। एक्चुअल मेरा खर्चा कितना है भाई? एक्चुअल 25,000 रुपए। एक्चुअल मेरा खर्चा है 25,000 रुपए, और डिविडेंड की इनकम का 20% बन गया जो कि मुझे ग्रॉसिंग अप वाला लेना होता है, तो वो आया 20,000 और ये आया 25,000। तो विच एवर इज लोअर? विच एवर इज लोअर? 20,000। विच एवर इज लोअर? 20,000। तो बताओ जी कितना पैसा टैक्सेबल हो जाएगा? कितना पैसा टैक्सेबल हो जाएगा? 80,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। 80,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से मुझे बता दो भाई, समझ में आया या नहीं आया? यस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लास्ट में मैंने एक थर्ड पॉइंट लिखा है, लोन। जो भी हम लोन लेते हैं सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो डिवेंचर हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, तो जो भी हमने लोन लिया होगा और जो हम उसके ऊपर क्या पे कर रहे होंगे, इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, उसकी हमें क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। गुप्ता जी सिक्योरिटीज क्या होती हैं? आप ग्रुप 2 के अंदर मुझसे पढ़ोगे, सिक्योरिटी लॉ और कैपिटल मार्केट के अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सिक्योरिटीज कहां पे डिफाइन है बेटा? सेक्शन 2 क्लॉज H SCRA एक्ट के अंदर डिफाइन है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर ये डिफाइन किया गया है। तो यहां पे सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? चाहे शेयर्स हो, चाहे डिवेंचर हो, चाहे बॉन्ड्स हो, अगर हमने किसी भी चीज के लिए लोन लिया है और हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस इंटरेस्ट की हमें क्या मिलनी है? डिडक्शन मिलनी है। उस इंटरेस्ट की हमें क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। एक बार ये सारा रिवाइज कर लो, एक बार ये सारा आप लोग रिवाइज कर लो, ये सारा भाई डिविडेंड का एक बार रिवाइज कर लो। कौन कौन बच्चा रिवाइज कर रहा है जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएगा। 2 मिनट का ब्रेक है भाई, मैं आ रहा हूं जरा 2 मिनट में।
हाँ जी, डन 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 है भाई, रिवीजन हो गई सारी। चलें आगे। डिविडेंड देख लो, डिविडेंड चल रहा है भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी 50% भी नहीं हुआ, अभी तो सफर बहुत बाकी है, मंजिल बहुत दूर है भाई। गुप्ता जी कह रहे हैं यस। बताओ अमित कुमार गुप्ता जी, जल्दी से बताइए। आवाज आ रही है ना बेटा? हाँ जी। आकांक्षा बताओ बेटा, कहां चले गए सारे बच्चे? लाइव हो? आकांक्षा करी यस सर, वेरी गुड। नीलू बहुत बढ़िया। आगे देखो बेटा, तो ये हमारा कौन सा डिविडेंड कंप्लीट हो गया? सेक्शन 56 सबसेक्शन 2(1) वाला डिविडेंड कंप्लीट हो गया। अब कौन सा डिविडेंड है बेटा? डीम डिविडेंड। मैंने आपको कहा था 2 डिविडेंड होते हैं, मैंने आपको बोला था 2 डिविडेंड हैं। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो कितने डिविडेंड हैं भाई? 2 डिविडेंड है। एक डिविडेंड कहां पे? सेक्शन 56 सबसेक्शन, हाँ जी 56 सबसेक्शन 2(1) के अंदर, ठीक है ना। और दूसरा डिविडेंड कहां पे? सेक्शन 2 क्लॉज 22A से लेके भाई E तक। तो ये वाला जो डिविडेंड था भाई, ये कंप्लीट हो चुका है, इसको हम नॉर्मल डिविडेंड बोलते हैं। बाकी आप इसको फाइनल डिविडेंड बोल लो या इंटरिम बोल लो, बात एक ही है। और इसको बोलते हैं भाई डीम्ड डिविडेंड, इसको बोलते हैं भाई डीम्ड डिविडेंड। इसको क्या बोला जाता है? डीम्ड डिविडेंड। इसको क्या बोला जाता है भाई? डीम्ड डिविडेंड। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो अब क्या करने जा रहे हैं भाई? डीम्ड डिविडेंड। जल्दी से इसको देखना, अब हम लोग डीम्ड डिविडेंड करने जा रहे हैं, जल्दी से इसको देखना। चलूं, करूं स्टार्ट? एक बार सारे बच्चे यस कर दो, कर दूं स्टार्ट भाई। तो अगर आप यहां पे देखोगे सेक्शन 222A B C D E, जो A से लेके B तक है भाई, डीम डिविडेंड का मतलब क्या? आप मानो या ना मानो, इसे डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो A से लेके A B C D, इन 4 को एक साथ ले लो लपेटे में, और E को ले लो भाई अलग। जो A से लेके D तक है उस पे बोला गया है डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा? जितना टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ये अभी मतलब समझाऊंगा क्या है इसका। और बोला गया है जो डीम डिविडेंड है वो एप्लीकेबल है ऑल कंपनीज के ऊपर। जो डीम डिविडेंड है वो एप्लीकेबल किसके ऊपर है भाई? ऑल कंपनीज के ऊपर डीम डिविडेंड क्या है भाई? एप्लीकेबल है। ऑल कंपनीज के ऊपर क्या है भाई? डीम डिविडेंड एप्लीकेबल है। उसके बाद यहां पे देखोगे जो 222E वाला है भाई, वो भी डीम डिविडेंड होगा, बट टू द एक्सटेंड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहां पे कैपिटलाइज और नॉट वर्ड नहीं लिखा हुआ। उसके बाद ये डिविडेंड कौन दे रहा है? क्लोजली हेल्ड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। ये ऑल कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। नोट क्या कहता है? फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो टैक्स है, जो मैंने आपको बताया था
जो कि सेक्शन अंडर सेक्शन 115 ओ के अंदर लिया जाता था, अब वो नहीं होता। अब शेयर होल्डर को ही क्या करना है भाई, नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना है। शेयर होल्डर ही यहाँ पे डिविडेंड की इनकम के ऊपर क्या करेगा, नॉर्मल रेट से टैक्स पे करेगा। तो यहां पे अब शेयर होल्डर को नॉर्मल रेट से क्या करना है, टैक्स पे करना है। अब समझते हैं भाई ए में क्या दिया हुआ है, लिखो। अब मेरे साथ साथ ना आपको लिखना पड़ेगा। ए में लिखो क्या दिया हुआ है। ए में क्या हो रहा है, कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। तो कंपनी अपनी एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है शेयर होल्डर को। कंपनी क्या कर रही है भाई, अपनी एसेट को क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। किसको, शेयर होल्डर को। तो अगर कंपनी शेयर होल्डर को क्या करती है, अगर कंपनी शेयर होल्डर को क्या करती है, हाँ जी, एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर कंपनी शेयर होल्डर को क्या करती है भाई, अगर कंपनी शेयर होल्डर को क्या करती है, हाँ जी, एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उस केस के अंदर जितनी एसेट उसने क्या की है, डिस्ट्रीब्यूट की है, जितनी एसेट उसने क्या की है, डिस्ट्रीब्यूट की है, उतनी हम उसे क्या मानेंगे, डीम डिविडेंड मानेंगे। जितने की एसेट उसने डिस्ट्रीब्यूट की है उतने की हम उसे क्या मानेंगे, हाँ जी, डीम डिविडेंड मानेंगे। उतने की हम लोग उसे क्या मानेंगे, डीम डिविडेंड मानेंगे। बात समझ में आ रही है। पर कितनी डीम डिविडेंड मानी जाएगी भाई, टू द एक्सटेंड, ये यहां पे बताया था आपको, टू द एक्सटेंड, हाँ जी, टू द एक्सटेंड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और यहां पे कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ले लें, कैपिटलाइज्ड और नॉट। ये आपको बताता हूं अभी कैपिटलाइज और नॉट का मतलब क्या होता है। तो डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा, डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा, ये मेरे साथ साथ लिखना है बच्चों। टू द एक्सटेंड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कैपिटलाइज और नॉट। और इस एसेट की आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट की गई है, इस एसेट की क्या चेक करोगे, फेयर मार्केट वैल्यू लोगे। इस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू लोगे। हिंदी में लिख लो, इससे ज्यादा जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा टू द एक्सटेंड ऑफ कैपिटलाइज और नॉट, इससे ज्यादा डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इससे ज्यादा हम लोग डिविडेंड नहीं मानेंगे। तो हमारा जो डिविडेंड होगा वो इतना ही होगा भाई, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को एसेट दी। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को क्या दी है, एसेट। जो एसेट दी है भाई वो 10 लाख रुपए की दी है। एसेट कितने की दी है भाई, 10 लाख रुपए की दी है। और जो कंपनी है उसका जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो है भाई, वो है 12 लाख रुपए का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो 12 लाख रुपए का। आपको बताना है जो शेयर होल्डर है उसके लिए डीम्ड डिविडेंड कितना, जो शेयर होल्डर है उसके लिए डीम्ड डिविडेंड कितना, शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड कितना, हाँ जी, शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड कितना, बताओ जी। शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड कितना, टेल मी फास्ट। शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाएगा भाई, शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाएगा, हाँ जी। शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाएगा, बताओ मुझे, जल्दी से मुझे बता दो। 12 लाख रुपए बोल रहे हैं, दीक्षा कह रही है 12 लाख रुपए, कोई कह रहा है 2 लाख रुपए। अरे भाई डीम्ड डिविडेंड कितना मानेंगे,
जितने की आपने एसेट दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, जितने की आपने एसेट दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, और टू द एक्सटेंड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। तो मैक्सिमम जो डिविडेंड है वो इतना माना जाएगा मैक्सिमम। अब आपने जो एसेट दी है उसकी भाई उसकी जो वैल्यू है वही 10 लाख रुपए है, एसेट की वैल्यू 10 लाख रुपए है, और कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 12 लाख रुपए। तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना मानेंगे? हाँ जी, मैक्सिमम डिविडेंड कितना मानोगे? हाँ जी, बताओ मेरे को एक बार। हाँ जी, जल्दी मुझे बताओ प्लीज, जल्दी से मुझे बता दो भाई। 10 लाख रुपए, वेरी वेरी गुड। तो 10 लाख रुपए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। कितना डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा भाई? कितना डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा भाई? 10 लाख रुपए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, समझ में आया या नहीं आया? अब आप कह रहे हो सर ये कैपिटलाइज वर्ड क्या है, तो यहां पे जहां पे मेरे नोट्स हैं, ठीक है, अच्छा बाकी के नोट सारे काट देना, बस जितना यहां से दिखा रहा हूं बस उतना ही करना, जितना यहां से दिखा रहा हूं बस उतना ही करना। ये देखो, ये सेक्शन 222A का एग्जाम्पल है, ये सेक्शन 222A का एग्जाम्पल है। कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल बता दो एक बार इक्विटी, ये डोर क्लोज कर देना एक बार, मैं अभी आ रहा हूं, बस अभी आ रहा हूं। कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है भाई? रिजर्व एंड सरप्लस 2.5 लाख रुपए, ठीक है भाई। कैश कितना है भाई? 3 लाख रुपए। एसेट कितने की भाई? 2 लाख रुपए की है। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी एसेट 2 लाख की, किसको? शेयर होल्डर को। और इनकी फेयर मार्केट वैल्यू के केसेस बता रखे, फेयर मार्केट वैल्यू के केसेस बता रखे हैं, और ये आंसर है बेटा, ये आंसर बता रखा है। मुझे बताओ फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू, आप फेयर मार्केट वैल्यू को पकड़ लो, एक तरफ पकड़ लिया, फेयर मार्केट वैल्यू को पकड़ लिया एक तरफ फेयर मार्केट वैल्यू को पकड़ लो, दूसरी तरफ आपको चाहिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो मुझे ये बताओ कंपनी का यहां पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है? सर 2,50,000 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए थे 50,000 के। कंपनी ने बोनस शेयर्स कितने के इशू किए थे भाई? 50,000 के कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए थे। 1 मिनट में आ रहा हूं, बस हो गया ना, छोड़ दिया मैडम ने क्लास, ठीक है। तो मुझे ये बता दो क्या हम लोग बोनस शेयर इशू करके, क्या हम लोग अपने जनरल रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ जी, क्या हम लोग जनरल रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं? मुझे बस इतना बता दो, क्या जनरल रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं? हाँ जी, यस और नो। क्या जनरल रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं? यस। कैसे कन्वर्ट होगा? बोनस शेयर्स इशू करके। तो बोनस शेयर इशू कर दिए भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, और
बोनस शेयर इशू करके जनरल रिजर्व को कहां कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल में। तो कैपिटलाइज किसको किया? जनरल रिजर्व को। किसमें कैपिटलाइज इशू कर दिया? हाँ जी, कैपिटलाइज कैसे कर दिया? बोनस शेयर से इशू करके। तो यहां पे बोला था ना वेदर कैपिटलाइज और नॉट, क्या हमने रिजर्व का कोई पैसा कैपिटलाइज किया है? क्या रिजर्व का कोई पैसा कैपिटलाइज हुआ है? आंसर इज यस। कितना हुआ है? 50,000 रुपए। तो भाई 50,000 रुपए इसको जोड़ दो, इसमें 50,000 रुपए इसमें जोड़ दो। अब मुझे बताओ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विथ कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विथ कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से। 3 लाख रुपए हो गया। दीक्षा वेरी गुड, 3 लाख रुपए हो गया। अब मुझे बताओ, एक तरफ आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, मैक्सिमम डीम्ड डिविडेंड कितना बनेगा? 3 लाख। आपने एसेट कितने की दी है? 1.5 लाख की। तो डीम्ड डिविडेंड कितना? 1.5 लाख। मैक्सिमम कितना बन सकता है? 3 लाख। उसको पकड़ के रखो। अगले केस में 2.5 लाख, 2.5 लाख। अगले केस में 3 लाख, 3 लाख। अगले केस में भाई 4 लाख फेयर मार्केट वैल्यू। पर 3 लाख से ज्यादा आप डीम्ड डिविडेंड नहीं बना सकते। 3 लाख से ज्यादा आप डीम्ड डिविडेंड नहीं बना सकते। तो भाई ये 3 लाख रुपए आ जाएगा लास्ट केस में। और यहां पे जो लिखा हुआ है 115O, अगर कहीं पे भी लिखा हुआ उसे काट देना। आज की डेट में आपको पता ही है कि ये शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट नहीं है। अब शेयर होल्डर के हाथ में ये पैसा क्या है भाई? टैक्सेबल है। अब शेयर होल्डर के हाथ में ये पैसा क्या है भाई? टैक्सेबल है। मुझे बता दो समझ में आ गया या नहीं आ गया? जल्दी से मुझे बता दो समझ में आ गया या नहीं आ गया? और जिसको समझ में नहीं आया भाई, अभी मैं आपको ना ब्रेक दे रहा हूं, अभी मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है? हम लोग 12 बजे मिलेंगे, 12 बजे मिलेंगे। जितना मैंने करवाया है पहले रिवाइज कर लो। और रजिस्ट्रेशन एक्ट का छोटा सा टेस्ट लूंगा, लाइव टेस्ट होगा रजिस्ट्रेशन एक्ट का। 12 बजे तक का टाइम दे रहा हूं। सारे बच्चे मुझे बताओ तैयार हो या नहीं हो? सारे मुझे बच्चे बता दो रेडी हो या नहीं हो? तो ये सेक्शन मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं। 12 बजे मैं आपसे मिलने जा रहा हूं। 12 बजे तैयार रहना, ठीक है? फिर आगे बात करते हैं।